हाय एवरीवन, वेलकम टू पैथोफिजियोलॉजी मैराथन पार्ट 4। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग यूनिट 4 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे कवर करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड वे में। कल पैथोफिजियोलॉजी का एग्जाम है, उसके लिए सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर आप 4 यूनिट अच्छे से करके जाते हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, नो डाउट। अगर 3 पढ़ लेते हो तो भी काम हो जाएगा, लेकिन 4 पढ़ कर जाइए। इससे क्या होगा कि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे, आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए देखते हैं यूनिट 4 में कौन कौन सा टॉपिक अभी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, अर्थराइटिस, कैंसर और गॉट। इन टॉपिक्स को हम आज के वीडियो में एग्जाम ओरिएंटेड वे में कंप्लीट करेंगे। राइटिंग पैटर्न मैं ऑलरेडी सभी को बता चुकी हूँ। ये है पैटर्न, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए आंसर आपको इसी पैटर्न में लिखना है। चलिए टॉपिक में चलते हैं। तो पहला टॉपिक है हेपेटाइटिस। आज हम एक ऐसे ऑर्गन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे बॉडी का फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री है, फिल्टर है और स्टोरेज हाउस है। तीनों की तरह काम करता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लीवर। सोचो, अगर लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे। बस, हेपेटाइटिस का सिंपल मीनिंग यही है, इन्फ्लेमेशन होना। कहाँ पे? लीवर में। लीवर में इन्फ्लेमेशन अगर होता है तो उसे हम लोग हेपेटाइटिस बोलते हैं। अब इस इन्फ्लेमेशन होने का कुछ कारण है, कॉज है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन के कारण, हैवी अल्कोहल कंजप्शन के कारण, ड्रग्स या टॉक्सिन्स के कारण, ऑटो इम्यून डिजीज के कारण या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण। ये कुछ रीजन है, जिस कॉज है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है लीवर में। इन्फ्लेमेशन लीवर में अगर हो तो उसे क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी को समझने से पहले लीवर के फंक्शन को समझते हैं। लीवर का काम है बिलियरुबिन को एक्सक्रीट करना। दूसरा काम है एल्ब्यूमिन नाम के प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। और तीसरा काम है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को सिंथेसाइज करना। अब देखते हैं ये बिलियरुबिन क्या है। बिलियरुबिन हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, कोई मतलब नेसेसरी नहीं है। बिलियरुबिन आता कहाँ से है? जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जब वो डिस्ट्रॉय होता है तो क्या बनाता है? बिलियरुबिन। ये बिलियरुबिन को लीवर प्रोसेस करता है, और लीवर क्या करता है? इस बिलियरुबिन को कहाँ भेज देता है? इंटेस्टाइन में। ठीक है। किसके थ्रू भेजता है? बाइल डक्ट के थ्रू। बाइल डक्ट, एक डक्ट है उसका नाम है बाइल डक्ट। वो बिलियरुबिन को लीवर से लेकर इंटेस्टाइन में भेजता है। क्लियर? अब क्या होता है, इंटेस्टाइन में जाने के बाद बिलियरुबिन हमारे स्टूल्स के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है। अगर लीवर फंक्शन नहीं कर पाएगा सही से तो बिलियरुबिन इंटेस्टाइन में नहीं जाएंगे, स्टूल के बाहर नहीं जा पाएगा, और बिलियरुबिन हमारे ब्लड में ही इंक्रीज होता रहेगा, जिससे क्या कॉज होता है? जॉन्डिस। एक तो ये हो गया। दूसरा, एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन सिंथेसाइज करता है लीवर। ये प्रोटीन का काम क्या है? ब्लड वेसल्स में फ्लूइड को रिटेंशन करता है, मतलब कि फ्लूइड को वेसल्स में कलेक्ट करने में हेल्प करता है। अगर एल्ब्यूमिन नहीं होगा तो फ्लूइड क्या होंगे? जो प्लाज्मा फ्लूइड है वो ब्लड वेसल से बाहर निकलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यूज में, जिससे क्या होगा? टिश्यू एडेमा। टिश्यू एडेमा कब होता है? अगर ब्लड में एल्ब्यूमिन प्रोटीन कम है। और ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन को कौन बनाता है? लीवर। तो अगर लीवर सही से काम नहीं करेगा तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन नहीं बन पाएंगे, और वो क्या होगा? टिश्यू एडेमा कॉज होगा। तीसरा फंक्शन है क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसाइज करना। इसका काम क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर का ब्लड को क्लॉट करना। अगर लीवर सही से काम नहीं करेगा तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस भी रिड्यूस हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा? ब्लीडिंग। ब्लड क्लॉट सही से नहीं हो पाएगा और ब्लीडिंग कॉज होगा। ठीक है। अब हम चलते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। वायरस, टॉक्सिन या ऑटो इम्यून डिजीज के कारण लीवर सेल्स की इंजरी होती है। जब भी इंजरी होती है सेल्स में तो इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। इन्फ्लेमेशन
शुरू में तो अच्छा है, प्रोटेक्शन देता है बॉडी को, लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन एक्सेस और प्रोलॉन्ग हो तो ये फिर फर्दर टिश्यू डैमेज कॉज करता है। तो इन्फ्लेमेशन के कारण हेपेटोसाइट्स डैमेज होते हैं, मतलब कि लीवर के सेल्स डैमेज होते हैं, लीवर के टिश्यूज डैमेज होते हैं, जिससे क्या होता है, जो लीवर का फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होगा ब्लड में। दूसरा, एल्ब्यूमिन सिंथेसिस रिड्यूस हो जाएंगे और प्रोटीन फैक्टर सिंथेसिस भी रिड्यूस हो जाएगा। ये आपको पैथोफिजियोलॉजी में लिख कर आना है। अब चलते हैं हम लोग आगे सिम्टम्स में। कुछ अर्ली सिम्टम्स है जैसे फीवर, फैटिग, लॉस ऑफ एपेटाइट, नॉजिया, वॉमिटिंग, डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। लेटर सिम्टम्स जैसे जॉन्डिस, डार्क यूरिन, स्टूल का कलर चेंज हो जाना और हिपैटोमेगैली। डॉक्टर डायग्नोज करने के लिए ब्लड टेस्ट करते हैं और अल्ट्रासाउंड करते हैं। ट्रीटमेंट में सपोर्टिव केयर, जो भी कॉज है उसको ट्रीट करें। अगर वायरस के कारण हो रहा है तो एंटीवायरल थेरेपी देते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं। अगर ऑटो इम्यून अटैक के कारण हो रहा है तो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स देते हैं। सप्रेसिव का मतलब है स्टॉप। ठीक है, इम्यून सिस्टम को स्टॉप करते इस ड्रग की हेल्प से, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिव है, इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को अटैक कर रहा है, तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दिया जाता है। तो ये जो भी ट्रीटमेंट है ये डिपेंड करता है किस वजह से हेपेटाइटिस कॉज हुआ है। क्लियर? प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हेपेटाइटिस का प्रिवेंशन ये है कि हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन करवाना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डिजीज में, जो कि है जॉन्डिस। जॉन्डिस, ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो क्या कॉज होता है? जॉन्डिस। नॉर्मल रेंज है बिलिरुबिन का ब्लड में, वो है लेस देन 1.25 माइक्रोग्राम पर डीएल। अगर जॉन्डिस बिलिरुबिन मोर देन 3 माइक्रोग्राम पर डीएल हो जाए तो जॉन्डिस कॉज होता है। ठीक है, जॉन्डिस में क्या होता है, पेशेंट का जो स्किन होता है वो येलो टाइप का हो जाता है, येलोइश। उसके जो आंख के जो व्हाइट पार्ट्स है वो भी येलो हो जाते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस के कुछ कॉज है, जैसे कि पहला, प्री हिपैटिक कॉज, मतलब कि यहाँ पे लीवर में प्रॉब्लम नहीं है, लीवर से बाहर पहले प्रॉब्लम है। दूसरा कॉज है हिपैटिक, मतलब लीवर के अंदर प्रॉब्लम है। तीसरा कॉज है पोस्ट हिपैटिक, मतलब कि लीवर के बाहर है कोई प्रॉब्लम। ठीक है, वन बाय वन इनको समझते हैं। प्री हिपैटिक मतलब लीवर से पहले है कोई प्रॉब्लम, जैसे आरबीसी डिस्ट्रक्शन अगर ज्यादा हो। मैंने बताया कि बिलिरुबिन कहाँ से आता है, आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो क्या फॉर्म होता है? बिलिरुबिन। क्लियर? तो अगर आरबीसी ज्यादा डिस्ट्रॉय होंगे तो ज्यादा बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जिससे क्या कॉज होगा? जॉन्डिस। कुछ कारण से आरबीसी ज्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं, जैसे हेमोलाइटिक अनीमिया। ठीक है, अनीमिया के केस में, हेमोलाइटिक अनीमिया के केस में टाइम से पहले आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। वैसे तो नॉर्मल लाइफ स्पैन आरबीसी का 128 डेज है, बट अगर उससे पहले डिस्ट्रॉय हो रहा है ड्यू टू सम डिजीज, ड्यू टू सम कंडीशन, तो बिलिरुबिन का लेवल भी इंक्रीज होता है। ठीक, ये हो गया प्री हिपैटिक कॉज, क्योंकि इसमें लीवर में कोई दिक्कत नहीं है, लीवर से पहले दिक्कत है। अब आते हैं हेपैटिक कॉज। हेपैटिक मतलब लीवर। लीवर डैमेज अगर है, लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि लीवर डैमेज होना, अभी हम लोग हेपेटाइटिस पढ़ रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन। तो अगर इन्फ्लेमेशन के कारण लीवर सही से काम ना कर पाए तो क्या होगा, बिलिरुबिन प्रोसेस नहीं हो पाएगा, लीवर प्रोसेस नहीं कर पाएगा, बिलिरुबिन को इंटेस्टाइन में लीवर नहीं भेज पाएगा, जिससे क्या होगा, बिलिरुबिन एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएंगे बॉडी से और जॉन्डिस कॉज होगा। ठीक है, तो ये जो रीजन है जॉन्डिस होने का, वो किसकी वजह से है? लीवर के अंदर है डैमेज। अब आते हैं थर्ड, जो कि है पोस्ट हिपैटिक। पोस्ट हिपैटिक का मतलब नाम से पता चल रहा है, पोस्ट बाद में, है ना। तो अगर लीवर के बाद कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, अगर डक्ट में किसी तरह का कोई ब्लॉकेज है, लीवर से इंटेस्टाइन में बिलिरुबिन कैसे जाता है? बाइल डक्ट के थ्रू।
अगर उस डक्ट में कोई ब्लॉकेज है तो क्या होगा, बिलीरुबिन इंटेस्टाइन में पहुंच नहीं पाएंगे, इंटेस्टाइन से उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, जिससे जॉन्डिस कॉज होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है गॉल स्टोन, पथरी हो जाना, कहाँ पे, गॉल में। तो इसके कारण ब्लॉकेज, और ब्लॉकेज के कारण जॉन्डिस। क्लियर? तो ये 3 कारण है जॉन्डिस होने का, ये आपको याद रखना है और लिख कर आना है एग्जाम में। आगे चलते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। जैसा कि नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, इससे हेमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है। हेमोग्लोबिन हेम और ग्लोबिन के फॉर्म में टूट जाते हैं। जो हेम होते हैं, HEME, हेम बनाता है क्या, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन को लीवर प्रोसेस करता है और ट्रांसफर करता है कहाँ पे, बाइल डक्ट की हेल्प से इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जाने के बाद लीवर का बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन हो जाता है। तो ये तो नॉर्मल फंक्शन हो गया। ठीक है, ये तो नॉर्मल फंक्शन हो गया। अब पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, ओल्ड आरबीसी ब्रेकडाउन के साथ साथ एक्सेस ब्रेकडाउन होगा। तो आपको लिखना है एक्सेस आरबीसी डिस्ट्रक्शन। एक्सेस आरबीसी डिस्ट्रक्शन होने से ज्यादा बिलिरुबिन फॉर्म होंगे, जिससे लीवर लीवर बिलिरुबिन को प्रोसेस्ड नॉट बिलिरुबिन प्रोसेस्ड बाय लीवर नॉट बिलिरुबिन प्रोसेस्ड बाय लीवर लीवर इसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा, बाइल के हेल्प से उसको इंटेस्टाइन में नहीं भेज पाएगा। ठीक है, जिससे जो बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने से बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से आपको बनाना है। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग साइन एंड सिम्टम्स में। जैसे साइन है येलो आईज एंड स्किन, डार्क यूरिन, पेल कलर्ड स्टूल, थकान, नॉटिया, वॉमिटिंग फील होना, एब्डोमिनल पेन, फीवर। क्लियर? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि क्या कारण है जॉन्डिस होने का। अगर अगर जॉन्डिस होने का कारण वायरस है तो एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं। अगर जॉन्डिस होने का कारण आरबीसी डिस्ट्रक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, और अगर कारण ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर सर्जरी से ब्लॉकेज को हटाया जाता है। क्लियर? तो ये कुछ ट्रीटमेंट है जो डिपेंड करता है, जॉन्डिस का ट्रीटमेंट कॉज पे डिपेंड करता है कि क्या कारण है। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डिजीज में, जो कि है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में क्या होता है, हमारे जॉइंट्स के बीच इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके कारण पेन और स्वेलिंग होती है और मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाती है। अर्थराइटिस इज अ कंडीशन इन विच वन और मोर जॉइंट्स बिकम इन्फ्लेम्ड। जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होना, जिससे पेन होता है, स्वेलिंग होती है, स्टिफनेस होता है और मूवमेंट डिफिकल्टी। इसके कुछ टाइप्स है, जैसे कि गॉट, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। तीनों में अंतर है। गॉट क्या होता है, अगर दो हड्डियों के बीच जो जॉइंट्स है उसमें यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाए, तो अगर उसके कारण इंफ्लेमेशन होता है तो उसको बोलते हैं गॉट अर्थराइटिस। ठीक है, गॉट। रूमेटॉइड अर्थराइटिस किसको बोलते हैं, अगर ऑटो इम्यून अटैक हो। ठीक है, ऑटो इम्यून अटैक के कारण अगर इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स में तो उसको बोलते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब जो दो बोन्स के बीच जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज लॉस होने लगते हैं। कार्टिलेज लॉस के कारण क्या कॉज होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये 3 टाइप्स के आर्थराइटिस होते हैं। अब अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो आर्थराइटिस का जो भी कॉज होता है उससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, हमारे कार्टिलेज डैमेज होते हैं। ठीक है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जो साइनोवियल फ्लूइड है, दो हड्डियों के बीच फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। वो स्वेलिंग हो जाती है वहां पे। कार्टिलेज जो होते हैं और जॉइंट्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी अफेक्ट होता है, जिसके कारण पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस होता है और अल्टीमेटली जो मूवमेंट है जॉइंट्स का वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, छोटा सा पैथोफिजियोलॉजी है। अब हम चलते हैं इसके सिम्टम्स में। तो जॉइंट्स में पेन, सीवियर पेन, जॉइंट्स स्वेलिंग, स्टिफनेस, डिफिकल्ट मूवमेंट। डॉक्टर डायग्नोज कैसे करते हैं, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, एमआरआई और साइनोवियल फ्लूइड एग्जामिनेशन करते हैं। क्लियर? ट्रीटमेंट क्या है,
ट्रीटमेंट नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं जिससे पेन रिलीफ होता है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं डॉक्टर पेशेंट को। तो ये दो आप ट्रीटमेंट लिख देना। और सीवियर केस में सर्जरी भी करते हैं, सर्जरी भी करते हैं। अब चलते हम लोग नेक्स्ट डिजीज में जो कि है क्या, कैंसर। कैंसर क्या होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं वो अनकंट्रोल्ड तरीके से ग्रो होता है और डिवाइड होता है। ठीक है, तो उससे क्या कॉज होता है, ट्यूमर। उसी को बोलते हैं हम लोग कैंसर। कैंसर इज अ डिजीज इन विच एबनॉर्मल सेल ग्रोथ एंड डिवाइड अनकंट्रोलेबली, मतलब अनकंट्रोल्ड तरीके से। जिससे क्या होता है, अगर वो ग्रोथ ज्यादा होगा और डिवाइड ज्यादा होंगे सेल्स, तो वो दूसरे टिश्यूज में भी घुसने लगेगा। उसको बोलते हैं इन्वेजन, इन्वेड। जब ये नॉर्मल तरीके से ग्रो नहीं होते, डिवाइड नहीं होते, तो ये इन्वेड होते हैं नियर बाई टिश्यूज में, मतलब दूसरे तरफ घुसने लगते हैं और स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, या फिर अदर पार्ट्स में भी स्प्रेड हो जाता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में भी फैल जाता है। तो उसे हम बोलते हैं कैंसर। क्लियर। कैंसर का कुछ कारण है, जैसे जेनेटिक फैक्टर, जिसमें जीन्स म्यूटेट हो जाते हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन म्यूटेटेड जीन्स पास होता है, जिसके कारण कैंसर कॉज होता है। ठीक है, दूसरा है रीजन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे रेडिएशन, है ना, केमिकल्स या वायरस। इसके कारण भी मतलब कि हमारा डीएनए डैमेज होता है और कैंसर कॉज होता है। कुछ लाइफ स्टाइल फैक्टर है, जैसे अनहेल्दी लाइफ है, ओबेसिटी, अल्कोहल, स्मोकिंग कंजप्शन, ये सब अगर ज्यादा है तो इसके वजह से भी हमारे सेल्स के अंदर जो डीएनए होते हैं वो डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से सेल अनकंट्रोल तरीके से ग्रो होने लगता है, डिवाइड होने लगता है और ट्यूमर कॉज करता है। क्लियर। अब चलते हैं हम इसके टाइप्स में, मतलब कि क्लासिफिकेशन। तो 5 टाइप आप याद कर लो, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स है लेकिन आप 5 याद कर लो। पहला है कार्सिनोमा, दूसरा है सार्कोमा, तीसरा है लिक्यूमिया, चौथा है लिम्फोमा और पांचवा है मेलेनोमा। ये 5 टाइप आप याद कर लीजिए। इनको वन बाय वन समझ लेते हैं। तो कार्सिनोमा कैंसर किसे बोलते हैं, अगर कैंसर ब्रेस्ट में है या लंग्स में है या फिर स्किन में है, मतलब कि एपिथेलियल सेल से स्टार्ट होता है ये। ओरिजिन क्या है, एपिथेलियल सेल्स। तो अगर एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट हुआ है कैंसर, तो उस टाइप के कैंसर को बोलते हैं कार्सिनोमा। सार्कोमा किस टाइप के कैंसर को बोलते हैं, अगर बोन कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट हुआ है, मतलब कि जैसे बोन्स, जैसे मसल्स, जैसे फैट, अगर यहाँ से कैंसर डेवलप हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो उस टाइप के कैंसर को बोलते हैं क्या, सार्कोमा। क्लियर। लिक्यूमिया मतलब कि जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज होते हैं, अगर वहां पे कैंसर स्टार्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं लिक्यूमिया। इसमें जो हमारे रेड ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं ये कैंसरस हो जाते हैं, ब्लड कैंसर जिसको बोला जाता है एक्चुअली। नेक्स्ट है लिम्फोमा, अगर कैंसर ओरिजिनेट हो रहा है लिम्फेटिक सिस्टम में, जैसे लिम्फ नोड में हो सकता है, तो उस टाइप के कैंसर को लिम्फोमा बोलते हैं। मेलानोमा किसको बोलते हैं, अगर कैंसर कहाँ पे हो, मिलेनोसाइट्स में, मतलब पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स में। अगर पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स में हो तो उस टाइप के कैंसर को मेलानोमा बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, ये है स्किन, इस तरीके का डार्क स्किन हो जाती है, कलर डार्क हो जाता है स्किन का, तो उस टाइप के कैंसर को मेलानोमा बोलते हैं। तो आप इस तरीके से क्लासिफिकेशन लिख कर आइएगा। अब चलते हैं हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कि जो डीएनए होता है सेल के अंदर वो डैमेज होता है। डैमेज होने के कारण जो सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाता है। जो सेल का नॉर्मल ग्रोथ है, वो नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल है, वो लॉस हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से सेल अनकंट्रोल तरीके से ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं और ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। ट्यूमर दो तरीके का होता है, बेनिग्न ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर। मतलब कि नॉन नॉन कैंसरस ट्यूमर और ये है कैंसरस ट्यूमर। जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो कि कैंसरस है, वो किस टाइप का होता है, इन्वेजन एबिलिटी, मतलब कि वो एक दूसरे टिश्यू में घुसने लगता है। ठीक है,
एक जगह से स्टार्ट हुआ ट्यूमर फॉर्म होना और वो दूसरे टिश्यू में भी इन्वेड होने लगते हैं, इन्वेजन बोलते हैं उसको, नियर बाय टिश्यूज में भी घुसने लगते हैं। और मेटास्टेसिस एबिलिटी होता है, मतलब कि एक ऑर्गन से अगर स्टार्ट हुआ है तो वो दूर दूर तक फैलता है, दूसरे ऑर्गन में भी फैल जाता है। तो इस टाइप के जो कैन ट्यूमर होते हैं उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्लियर? तो ये आपको पैथोफिजियोलॉजी में लिख कर आना है। अब इसके सिम्टम की अगर हम बात करें तो वेट लॉस, बहुत ही बुरे तरीके से वेट लॉस होता है, थकान फील होना, फीवर, स्वेलिंग, पेन, बॉडी पेन और ब्लीडिंग। ठीक है, खांसी भी बहुत ज्यादा, वो खांसते हैं उस टाइप के जो पेशेंट्स होते हैं। तो ये नॉर्मली जो सिम्टम कैंसर पेशेंट में दिखता है वो ये है कुछ, ये कॉमन सिम्टम्स है। अगर हम डायग्नोज की बात करें तो ब्लड टेस्ट किया जाता है, सीटी स्कैन, एमआरआई करते हैं, बायोप्सी करते हैं। ठीक है, बायोप्सी मतलब कि जहाँ पे भी कैंसर है वहां से टिश्यू को निकाला जाता है और उसको फिर हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं, चेक करते हैं, जिससे पता चलता है कि कैंसर कौन से ग्रेड का है और किस टाइप का है। क्लियर? सीटी स्कैन और एमआरआई की हेल्प से कैंसर कहाँ पे है, कितना फैला है, ये पता लगता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सर्जरी करते हैं इफ पॉसिबल, मतलब अगर कैंसर लोकल है, फैला नहीं है, तो सर्जरी करके रिमूव कर देते हैं। बट अगर कैंसर नियर बाय टिश्यूज में इन्वेड हो चुका है, मेटास्टेसिस हो चुका है, तो फिर कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी ड्रग्स है जो कैंसर सेल को किल करता है, इनिबिट करता है। रेडियोथेरेपी, रेडिएशन दिया जाता है जो कैंसर सेल्स को इनिबिट करते, किल करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट डिजीज होती है गॉट। गॉट क्या है? इसमें क्या होता है, दो जॉइंट्स के बीच यूरिक एसिड लेवल बढ़ने से यूरिएट क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कॉज होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग गॉट। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हो, ये दो बोन्स है, उसके बीच क्या फॉर्म हो गया है, यूरिएट क्रिस्टल्स। यूरिएट क्रिस्टल्स कब बनता है, जब ब्लड में यूरिक एसिड लेवल ज्यादा हो जाए। जब यूरिक एसिड लेवल ज्यादा होता है तो यूरिएट क्रिस्टल्स बनते हैं कहाँ पे, दो बोन्स के जॉइंट्स के बीच में। ठीक है, यूरिएट क्रिस्टल डिपोजिशन होने से इन्फ्लेमेशन होता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉट। एक टाइप का अर्थराइटिस है ये। अगर हम इसके पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो क्या होता है, प्यूरिन का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, जब प्यूरिन ब्रेक होता है तो क्या बनता है, यूरिक एसिड। प्यूरिन अगर ज्यादा ब्रेक डाउन होगा तो यूरिक एसिड भी ज्यादा बनेंगे। ठीक है, तो इसके कारण प्यूरिन का ब्रेक डाउन होने से यूरिक एसिड बनता है, जिससे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर यूरिसीमिया। ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ने से यूरिएट क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, दो बोन्स के जॉइंट्स के बीच में। क्रिस्टल डिपॉजिट होने लगते हैं जॉइंट्स में, जिससे क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये फॉरेन पार्टिकल्स है, फॉरेन क्रिस्टल्स है, तो वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, वहां पे अटैक करने लगते हैं। इम्यून सेल्स रिस्पॉन्ड होने के कारण इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। इन्फ्लेमेशन का होने के कारण पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और जहाँ पे भी है गॉट वहाँ का एरिया हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी में आपको लिखना है। साइट की अगर हम लोग बात करें तो जनरली जो यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है वो बिग टो में होता है। अदर साइड एंकल, नीज, फिंगर और वेस्ट। अगर हम इसके सिम्टम की बात करें तो सडन सीवियर जॉइंट पेन होना, जनरली रात रात के टाइम पे, स्वेलिंग, रेडनेस, गर्म फील होना वहां पे, टेंडरनेस, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि सीवियर जॉइंट पेन होता है सडनली, कॉमन एट नाइट। ठीक है, डायग्नोज डायग्नोज करने के लिए बेस्ट टेस्ट है साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस, या ब्लड टेस्ट भी करते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स दिया जाता है पेन रिलीफ के लिए। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जाता है इम्यून सप्रेस के लिए। इम्यून सप्रेस करने के लिए लॉन्ग टर्म में कुछ ड्रग्स देते हैं यूरिएट को कम करने के लिए, जैसे कि एलोप्यूरिनॉल। तो आप तीन ड्रग याद कर लो, नॉन स्टेरॉइडल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया और एलोप्यूरिनॉल।
ये 3 ड्रग्स, और ये आपको एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग यूनिट 4 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर किए, और ये लास्ट पार्ट था, मैराथन लास्ट पार्ट था ये। कल एग्जाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। 4 यूनिट अच्छे से पढ़ के जाइए और एग्जाम में अच्छे से लिख कर आइए। हैव अ गुड डे।